वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसा है आप सब। जैसा कि आपको पता है बच्चा कि हमने वन शॉर्ट वीडियो की सीरीज लॉन्च कर दी है और आज हम उसका पहला वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12th का चैप्टर है। ठीक है, इस कंप्लीट चैप्टर को इसी वीडियो पर कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि वन शॉट में हम करते क्या है, कंप्लीट चैप्टर को एक वीडियो पर कवर करते हैं। डिटेल में इसको कवर करेंगे। एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सिंगल पॉइंट नहीं छूटेंगे, साथ साथ उसके एग्जाम्पल, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और जितने भी इंपॉर्टेंट चार्ट दिए हुए एनसीईआरटी पर, उनको हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि हम एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके पूछे जाते हैं, उनको भी हम इसी वीडियो पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चा, तो पहला ही वर्ड आपको मिल जाता है जीवन अवधि। होती क्या है जीवन अवधि? देखिए, जब से आपका जन्म हुआ और जब आपकी मृत्यु होगी, उसके बीच के टाइम पीरियड को हम बोलते हैं जीवन अवधि। अब होता क्या है, इसमें कई तरीके की फेज पाई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा, बाल्यावस्था, यौनावस्था, जरियावस्था, ऐसे करके कई तरीके की फेजें इसमें पाई जाती हैं। मतलब कहने के यही मतलब है कि जब से आपका जन्म हुआ और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं जीवन अवधि। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है, एनसीईआरटी का ही है, कि जीवन अवधि आकार पर डिपेंड नहीं करती है। सर, कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं तोता और कौवे की बात करता हूं तो सभी को पता है लगभग इनका आकार सेम है। देखने में लगभग क्या है, आकार में ये सेम तरीके के दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कौवे की बात करता हूं तो कौवे का जो टाइम पीरियड है, जो जीवन अवधि है, वो 15 साल की होती है, जबकि तोते की 140 वर्ष की होती है। मतलब ह्यूमन से भी अधिक तोता होता है। अपनी ही उम्र, हमारी उम्र कितनी होती है? 70-80 साल लगभग होती है। ठीक है, लेकिन तोते की उम्र देखिए 140 वर्ष होती है। हमसे कितना छोटा तोता है, लेकिन तब भी इसकी उम्र हमसे ज्यादा है। मतलब ये आकार पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। और जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सारे डायग्राम आपको एनसीईआरटी पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये एनसीईआरटी पर फिल नहीं किए हुए हैं। मैंने सब डायग्राम जितने भी हैं, उनकी जो ईयर पूछा था टाइम जीवन अवधि का, वो मैंने सबको फिल कर दिया है। जैसे एलिफेंट की बात करते हैं तो ये 65 से 90 ईयर्स तक जीता है। ऐसे ही अगर मैं रोज की बात करता हूं तो 5 से 7 साल तक। कुत्ते की बात करता हूं, मतलब डॉग की, तो 20 से 30 ईयर। ऐसे ही करके डिटेल में मैंने सभी के ईयर लिख दिए हैं। इसको आपको पढ़ लेना है। देखिए, जो बनाना टी है उसकी उम्र कितनी होती है? 200 से 300 वर्ष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ड्रोसोफिला इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, बाकी आप लगा लेंगे क्वेश्चन। इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं, केवल रटना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और सबसे पहले अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसमें कितने तरीके के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। अब देखिए, हम इनको डिटेल में कवर करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें होता क्या है, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें माता और पिता दोनों अलग अलग नहीं पाए जाएंगे, जैसा कि हम में पाया जाता है। ठीक है, और इनकी संतति एकदम जनक के समान होगी। क्यों बच्चे? जब एक ही जनक है तो क्या जनक के समान ही नहीं होगी? अगर मैं अपनी माँ और अपने पिताजी की बात करूं तो कुछ लक्षण मेरे में पिताजी के आए, कुछ लक्षण मेरे में माताजी के आए। मतलब मैं दोनों का क्या बना? मिक्सअप बना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल एक ही जनक है, तो एक जनक से बनने वाली संतान अपने जनक के समान ही होगी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आकारिकी और अनुवांशिकी दोनों रूप से ये समान होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन में होता क्या है, आकारिकी और अनुवांशिकी में समानता देखने के लिए मिलती है। मतलब बिल्कुल समान रूप से पाए जाते हैं अपने जनक के। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, डायग्राम द्वारा जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है वो कई तरीके का हो सकता है। जैसे विखंडन द्वारा हो सकता है, पुनरुद्भवन द्वारा हो सकता है, बीजांडु जनन द्वारा हो सकता है, मुकुलन द्वारा हो सकता है और खंडी भवन द्वारा हो सकता है। तो आइए इनको हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, भिन्न भिन्न तरीके का होता है, तो कैसे होता है। अगर हम डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो चीजें हमारे दिमाग में घुस जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे विखंडन को। अब देखिए, मैं अगर अमीबा की बात करता हूं तो अमीबा में होता क्या है, अमीबा में रिप्रोडक्शन विखंडन द्वारा होता है। मतलब विखंडित होती हैं, विखंडित होकर ये अपनी संतान को जन्म देती हैं। अब कैसे होता है? जैसे ये क्या है, अमीबा है। अमीबा में हुआ क्या, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस अब डिवाइड होने लगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हो चुका है, मतलब डिवाइड हो चुका है न्यूक्लियस। अब होगा क्या
न्यूक्लियस के अगल बगल जो कोशिका द्रव्य है वो इकट्ठा होने लगेगा, साथ साथ जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ऐसे पिचकने लगेगी। ठीक है, अब होगा क्या, ऐसे ही फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अलग हो जाएगी, कोशिका द्रव्य इनका अलग हो जाएगा, न्यूक्लियस इनका अलग हो जाएगा और यहाँ पर संतान की 2 डॉटर सेल की उत्पत्ति हो जाएगी। ये बिल्कुल अपने पेरेंट के समान रहती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विखंडन। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करेंगे पुनरोद्भवन की। ये बिल्कुल ठीक विखंडन की तरह होता है, बस एक यहाँ पर अंदर ये पाया जाएगा, ये मैंने अमीबा बना दी। ठीक है, ये क्या है, ये अमीबा है। अब इसमें होगा क्या, अगर सपोज दैट ये अमीबा का ये वाला पार्ट कट के गिर गया, तो होगा क्या, जब ये वाला पार्ट जो कट के गिर चुका है ना, जो ये वाला पार्ट कट के गिर चुका है, ये फिर से एक नए अमीबा का जन्म दे देगा, मतलब नए अमीबा का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं पुनरोद्भवन, जो कि अमीबा में भी देखने के लिए मिलता है। मतलब अमीबा में विखंडन और पुनरोद्भवन दोनों जनन द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप्स द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुकुलन को। तो मुकुलन हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूं, तो देखिए ये सीधा सा ये हाइड्रा है। ठीक है, फिर यहाँ पर हुआ क्या, ये एक आपको तना टाइप दिख रहा है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मुकुल। मुकुल का निर्माण होने लगता है और फिर मुकुल जब कट के गिरता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मुकुल कट के गिर चुका है। ठीक है, ये जब कट के गिरता है तो ये एक नए संतान की जन्म, मतलब एक नया संतान बना देता है, ठीक अपने जनक की समान। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मुकुलन। ठीक, अब हम आगे देखेंगे बीजांडु जनन और खंडी भवन को। तो बीजांडु जनन में क्या होता है, सीधे सीधे बात है कि अगर मैं राइजोपस की बात करता हूं तो ये सामने आपको तो क्या दिख रहा है, ये क्या है, स्पोरेंजियम है। अब इसमें होता क्या है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन हट जाती है, जिससे बीजांड क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। और ये प्रत्येक बीजांड है ना, ये एक राइजोपस का निर्माण करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजांडु द्वारा जनन हो रहा है। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ रही होंगी बातें। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया में पाया जाता है खंडी भवन। खंडी भवन कैसे होता है, अगर ये प्लेनेरिया है, इसको मैं 3 जगह से काट दूं। ठीक है, ये देखिए सामने आपको कटा हुआ भी दिख रहा होगा। तो होगा क्या, ये जो तीनों पार्ट है ना बच्चा, अब देखिए ये जो तीनों पार्ट है धीरे धीरे करके एक नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देंगे। टोटल 3 संतानों का यहाँ पर निर्माण हो चुका है, जो कि ठीक अपने जनक के समान दिख रही होंगी। सारी चीजें डिटेल में समझ में आ रही होंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें कि खंडी भवन कैसे होता है, बीजांडु जनन कैसे होता है, सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी पर दी हुई है, लेकिन इतना डिटेल से एनसीईआरटी ने नहीं समझाया हुआ, जो काम हमारा है समझाना। ठीक है, अब देखिए, अब हमने अभी तक क्या देखा, अलैंगिक जनन के प्रकार देख लिए। अब हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो कि आपको स्वयं याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं विखंडन की बात करता हूं, विखंडन आपने देख तो लिया कैसे होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाता है अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं पुनरोद्भवन की बात करता हूं तो प्लेनेरिया हो गया, यहाँ पर स्पंज हो गया, अमीबा हो गया और हाइड्रा हो गया। ठीक है, अब अमीबा को देखिए, अमीबा यहां पर भी है, अमीबा यहां पर भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बीजांडु जनन की बात करता हूं तो प्लेनेरिया की कोनिडिया, अब ये क्या है, ये एक प्रकार के बीजांड है, ये बीजांडु द्वारा क्या करते हैं, अपना जनन करते हैं। मुकुलन में क्या होता है, ईस्ट और हाइड्रा पाया जाता है, मतलब मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे अगर मैं खंडी भवन की बात करता हूं तो स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कई बार जब आप एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने चार्ट पर बना दी है चीजें। चार्ट पर बच्चा मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपको समझ में आए, आप इसको ऐसे ही बनाकर रख ले शॉर्ट नोट्स के तहत, और धीरे धीरे रिवीजन करते रहें तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कायिक जनन। ये भी एक तरीके का अलैंगिक जनन ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भिन्नता देखने के लिए मिल जाती है। देखिए, कायिक भागों द्वारा जो जनन होता है, वैसे जनन को हम बोलते हैं कायिक जनन, इसको हम प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। अब कायिक जनन की बात आती है तो कायिक भाग क्या है भैया, तो कायिक भाग है जड़, तना और पत्ती, मतलब जड़, तना, पत्ती द्वारा जो जनन होता है उसको हम बोलते हैं कायिक जनन। अब ये कायिक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है, ये 2 टाइप्स का होता है, जिनमें से पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। तो आइए प्राकृतिक कायिक जनन को देखते हैं। अब यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल तरीके से होगा, और नेचुरल तरीके से जो भी चीजें होती हैं वो स्वतः ही होती हैं, मतलब ये प्रकृति रूप से स्वतः होता है। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन आ जाएगी। सेकंड कंडीशन है, ये निम्न विधियों द्वारा हो सकता है, ये तनों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, पुष्पीय रूपांतरण द्वारा भी देखने के लिए मिलता है। तो इनको हम डिटेल में कवर करेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको चीजें क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये जनन होता है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर मैं जड़ों में कायिक जनन की बात करता हूं तो सतावर, डहेलिया और शकरकंद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो शकरकंद है वो जड़ है एक प्रकार की।
ठीक है। तो जो सतावर, ढेलिया और शकरकंद है उनमें जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं तने की बात करता हूं तो तने दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो अर्धवायवी, दूसरा भूमिगत तना। अब ये होते क्या है भैया, तो देखिए यहां पर मैंने एक भूमि बना दी, ये सपोज दैट एक भूमि है, ठीक है। इसको हम समतल कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने भूमि को क्या कर लिया, समतल कर लिया, नीचे ये पूरी भूमि है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं भूमिगत तने की बात करता हूं, दूब घास की, दूब घास कैसे यहां पर उगती है आपको पता होगा, ये कुछ ऐसे उगती है, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाती है, फिर नीचे झुक जाती है, मतलब ये थोड़ा सा वायु पर उठी हुई होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अर्धवायवी। लेकिन अगर मैं आलू की बात करता हूं तो आलू भूमि के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, और अगर आलू भूमि के अंदर पाया जाता है मतलब ये भूमिगत तना, मतलब भूमि के अंदर पाया जाने वाला तना है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अर्धवायवी तने के दूब घास, स्ट्रॉबेरी, जलकुंभी और प्रिस्टीनिया। अब यहां पर देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस चैप्टर से एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर एग्जाम्पल से नहीं पूछा जाएगा तो एक दो कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में है उनसे पूछा जाएगा, नहीं तो ये वाले चैप्टर और जो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उससे मिलाकर साथ में क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं भूमिगत तने की बात करता हूं तो कंद द्वारा आलू का निर्माण होता है, तो सर कंद क्या है, तो इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में समझाने वाला हूं इसको मैं, ठीक है। देखिए प्रकंद, प्रकंद में क्या आता है, अदरक और केला आता है, ठीक है। मतलब प्रकंद द्वारा अदरक और केले का निर्माण होता है। वैसे ही घनकंद द्वारा अरबी और लहसुन का निर्माण होता है, और सलकंद द्वारा किसका निर्माण होता है, प्याज और लहसुन का होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सर ये कंद क्या है, प्रकंद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो इसको आइए समझते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी यहां से बना लिए जाते हैं। देखिए मैं आलू की बात करता हूं तो आपने क्या देखा, आलू में जो जनन होता है वो किसके द्वारा हो रहा था, कंद द्वारा हो रहा था कि नहीं हो रहा था, और इसमें किसके द्वारा हो रहा था, इसमें प्रकंद द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि कंद और प्रकंद है क्या, इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक। तो देखिए आलू को आपको पता होगा, जो आलू है वो भूमिगत, एक प्रकार का भूमिगत तना है कि नहीं है। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है भोजन का संग्रह, जिसके कारण हो जाता है ये मोटा, इसी को हम खाते हैं, ठीक है। इसमें भोजन का संग्रह रहता है, तो ये जो भोजन का संग्रह जब हो जाता है तो एक तरीके की गांठ का निर्माण हो जाता है, आपको पता है, ये देख लीजिए आप सामने गांठ की तरह ही दिख रहा है, ठीक है। अब ये गांठ का जो निर्माण हो जा रहा है, इसी गांठ को हम बोलते हैं बच्चा कंद, ठीक है। इसी गांठ को क्या बोलते हैं, हम कंद बोलते हैं। और कंद के ऊपर विशेष प्रकार की गर्दें पाई जाती हैं, ये देखिए, ये जो सामने छोटा छोटा दिख रहा है, जब आपने कभी भी आलू देखा होगा तो छोटा मोटा इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो इसमें जो ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आलू की आंख। क्या बोलते हैं बच्चा, आलू की आंख बोलते हैं। और इसी पर अपस्थानिक जड़ों और कलिकाओं का निर्माण होगा, और जहां पर अपस्थानिक जड़ों और कलिकाओं का निर्माण होगा वहीं से नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, यहीं से एक नए आलू का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, आलू की आंख से, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब मैं बात करता हूं प्रकंद की। तो प्रकंद में क्या होता है, देखिए सीधी बात है, अगर आप कभी अदरक को देखे होंगे तो छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, जैसे कि ये सामने दिख रही होंगी, ठीक है। ये गांठों को हम क्या बोलते हैं, इन गांठों को हम बोलते हैं कलिका, ठीक है। अगर आपने पुरानी अदरक को देखी होगी तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जड़ें पाई जाती हैं, आपने कभी देखा हो, अगर कभी नजर आपके आया हो तो यहाँ पर जड़ें भी पाई जाती हैं, इनको हम बोलते हैं अपस्थानिक मूल। क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल बोलते हैं, ठीक है। और अपस्थानिक मूल और कलिका आपस में मिलकर प्रकंद का निर्माण करती हैं, और प्रकंद से फिर रिप्रोडक्शन होता है, मतलब नए प्लांट का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें, बस आपको कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है और अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं घनकंद का निर्माण कैसे होता है भैया। तो देखिए घनकंद बहुत ही सिंपल है, भोजन संग्रह के कारण रूपांतरित होती हैं। देखिए अगर आप कभी लहसुन को देखते होंगे तो भोजन संग्रह के कारण ये रूपांतरित होती हैं और वृत्ताकार घेरे में आ जाती हैं, ठीक है। कभी लहसुन को आपने देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और इनमें अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटी छोटी कलिकाएं दिख रही है क्या है, ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं, ठीक है। और इन्हीं से एक नए प्लांट का निर्माण होने वाला है, ठीक। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए इसी तरह बात करता हूं पत्तियों द्वारा कैसे होता है भैया। तो देखिए ये पत्ती के ऊपर पत्ती का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और ये किस पर देखने के लिए मिलता है, ये पत्थर चट्टा, यानी जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफिल्म यहाँ पर, और इसको हम अजूबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अजूबा नाम इसका इंपॉर्टेंट है, अजूबा के नाम से जानते हैं, पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, और इसको हम ब्रायोफिल्म के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पत्तियों के ऊपर पत्तियों का निर्माण होने लगता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू चीजें क्लियर की हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। कुछ टप यहाँ पर नहीं है, एक एक चीजें आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन तो आपने देख लिया, कृत्रिम आना ही मतलब जहां पर आपको कृत्रिम वर्ड दिखे बायोलॉजी में, मतलब आप समझ जाइएगा अब यहाँ पर मानव अपना हस्तक्षेप करने वाला है, ठीक है। जो कृत्रिम कायिक जनन होता है वो निम्न प्रकार का हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है, पहला नंबर कलम द्वारा हो सकता है,
दाब लगाकर हो सकता है, रोपड़ द्वारा हो सकता है। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। चीजें ध्यान से चीजें समझिएगा। सपोज दैट आपके पास एक गुलाब का फूल है, सुंदर सा गुलाब का फूल है। तो अगर आपने कभी गुलाब का फूल लगाया होगा तो आप देखते होंगे अक्सर हम गुलाब के फूल में क्या लाते हैं, एक प्रकार की डंठल लेके आते हैं, ठीक है। और इस डंठल से एक नए गुलाब के फूल का निर्माण होता है। मतलब ये जो कलम द्वारा है ना, कलम में होता क्या है, एक हम कलम मतलब एक डंठल लेके आते हैं, तना लेके आते हैं गुलाब का, और इसको हम तिरछा कट लगा देते हैं नीचे से। और तिरछा कट लगाने से होता क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो हट जाती है, और आउटर मेम्ब्रेन हटने के कारण अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं, धीरे धीरे जड़ें निकलने लगती हैं और एक नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। ये तो हो गया किसके द्वारा, कलम द्वारा। लेकिन अगर मैं दाब की बात करता हूं बच्चा, तो दाब में होता क्या है, बहुत सारे प्लांट है जिसके हम छाल से एक नए प्लांट को बनाते हैं। तो उसमें होता क्या है, छाल को हम ले लेते हैं, सर्वप्रथम छाल को लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम कपड़े से बांध देते हैं गीले, और उस कपड़े को हमेशा गीला रखते हैं। धीरे धीरे होता क्या है, एक नए प्लांट का उस छाल के द्वारा निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं दाब लगाना, और ये क्या है, एक प्रकार की कृत्रिम काई के जनन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोपड़। तो रोपड़ द्वारा कैसे होता है, सिंपल सी बात, अगर आपने कभी बरगद के पेड़ में देख लिया होगा नीम का पेड़, कभी आपने देखा जरूर होगा कि बरगद के पेड़ में नीम का पेड़, मतलब एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ भी आ गया, हुआ कैसे, रोपड़ द्वारा हो सकता है। आप काम क्या करिए, एक बरगद का पेड़ है, उसमें किसी छोटे से डंठल को लीजिए गुलाब के, उसको लगा दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डालिए, और थोड़ा सा उसमें ये करिए, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिए, धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो चीजें वहां पर लग जाएंगी, और जो जाइलम फ्लोएम में धीरे धीरे अपना जो वर्क है, अपना भोजन पानी अपना लेने लगेगा उससे, और एक नया प्लांट एक प्लांट के ऊपर लग जाएगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रोपड़, ठीक है। सिंपल सी बात। आगे बढ़े तो देखते हैं कि नोट को, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। यहां से क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं। अगर मैं जल कुंभी की बात करता हूं, इसको हम वाटर हाइकिंथ भी बोलते हैं, इसे बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि एक समय में ऐसा हुआ था ना कि बंगाल की जितने भी झील हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी सपोज दैट जितने भी तालाब हैं, सब में यही प्लांट देखने के लिए मिल रहा था। ये भले ही देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसकी जो बढ़ने की जो ग्रोथ होती है ना, अगर आप किसी एक बहुत बड़े तालाब पर एक छोटे से प्लांट को लाकर लगा दीजिए ना, तो जब आप आएंगे 4-5 दिन बाद, तो पूरे तालाब को ये घेर लेगा। मतलब ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, देखने में भले ही सुंदर लगता है, लेकिन ये पूरे तालाब को घेर लेता है, फिर उसके ऑक्सीजन को खींचने लगता है, और जब ये ऑक्सीजन को खींचेगा तो नीचे ऑक्सीजन कम होगी, जिससे जितने भी जीव जंतु हैं नीचे जो कि उसी तालाब पर निर्भर थे, वो अब धीरे धीरे मरने लगेंगे, और पूरी तरीके से ये नाश कर देता है। और यहाँ ये भारत किस लिए लाया गया था, भारत ये लाया गया था इसकी सुंदरता के कारण, लेकिन तब हमें ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा आतंक करेगा। जब हमने बंगाल के आतंक को देखा, तब हमने बहुत बड़ी सीख ली, और इसको हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। यहाँ पर ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, क्षण भर में, मतलब कुछ ही दिनों में पूरे तालाब को घेर सकता है, बड़ी से बड़ी नदियों को घेर सकता है। एक समय था जब बंगाल में यही दिख रहा था, ठीक है। इसीलिए हम इसको बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं, सिंपल सी बात, ठीक। अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आपको पता होगा, आपने अभी तक क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या होता है, दो लिंगों द्वारा होता है। मतलब यहाँ पर माता और पिता, दो लिंगों की जरूरत होती है। अब ये 2 टाइप से हो सकता है। पहला होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी में क्या होता है, एक ही प्राणी में नर व मादा दोनों देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब एक प्राणी है, उस प्राणी में क्या है, उस प्राणी में नर भी है, उस प्राणी में क्या है, नर भी है, और उस प्राणी में फीमेल मतलब मादा भी है, ठीक है। प्राणी एक ही है, ठीक। और अगर मैं इसके उदाहरण की बात करता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण है केचुआ, लीच, स्पंज, टेपवर्म, जोंक। ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं द्विलिंगी के, ठीक है। द्विलिंगी जनन कौन सा जनन किसमें पाया जाता है, लैंगिक जनन में पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल केचुआ सबसे बेस्ट। अगर आपने कभी केचुआ को देखा होगा, तो केचुआ द्विलिंगी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दोनों लिंग, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो नर और जो मादा दोनों एक ही जीव पर पाई जा रही है। इस जीव में नर भी पाया जा रहा है, और इस जीव में मादा भी पाई जा रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, तो नारियल हो गया, मटर हो गया, कारा हो गया, शकरकंद हो गया, कुकुरबिट्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं द्विलिंगी के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है ना, उनको आपको एटलीस्ट याद ही रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े और अब देखते हैं हम एक लिंगी को। द्विलिंगी तो आपने देख लिया। एक लिंगी के उदाहरण है हम लोग, मतलब स्त्रियां और पुरुष अलग अलग होते हैं और अलग अलग प्राणियों में पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं नर और मादा, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। सबसे अच्छे एग्जाम्पल तो हम ही हैं, मनुष्य, फिर आता है तिलचट्टा, और अगर मैं प्लांट की बात करता हूं तो पपीता,
टेट्रापॉम मॉर्केंसिया। ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? ये एग्जाम्पल हो जाते हैं एक लिंग के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, सामने कुछ डायग्राम है जिन्हें आप देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े और अब हम देखने वाले हैं जो लैंगिक जनन की घटनाएं हैं। अब देखिए लैंगिक जनन की घटनाएं कैसे हैं। देखिए निषेचन मेन है। लैंगिक जनन में क्या है? निषेचन मतलब रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं। निषेचन के पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन के बाद की घटना, इनको हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर मैं बात करता हूं निषेचन पूर्व घटना की, तो इसमें दो तरीके की घटनाएं होती हैं, युग्म जनन और युग्म स्थानांतरण। जब युग्मक का निर्माण होगा और जब युग्मक का स्थानांतरण होगा तभी ना निषेचन होगा। ठीक है, कैसे होगा ये चीज अभी आपको समझ में आने वाली है। अभी अगर मैं युग्मक की बात करता हूं तो युग्मक क्या होता है? आपको पता है कि हम कौन से प्राणी हैं? हम 2n प्राणी हैं कि नहीं है? तो हम में क्या होता है, जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो वो एक तरीके के क्या है? युग्मक हैं, जो कि n फॉर्म में होते हैं, मतलब 2n से n फॉर्म का निर्माण होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं युग्मक। जो n फॉर्म में रहता है उसको हम बोलते हैं युग्मक। ठीक है, इसी तरह अगर मैं युग्म स्थानांतरण की बात करता हूं, मतलब युग्मक का निर्माण तो हो चुका है, युग्मक का निर्माण हो गया, अब बात आती है कि युग्मक ट्रांसफर कैसे होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं युग्म स्थानांतरण। मतलब यहाँ पर नर और मादा के युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ध्यान देने वाली बात बच्चा ये है, यहाँ पर नर चलनशील होता है, मतलब नर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन मादा फिक्स है। मादा का जो युग्मक है वो अचलनशील है। मतलब अगर आप देखते होंगे हमारे जो शुक्राणु होते हैं वो हमसे स्त्रियों में जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के जो अंडाणु है वो उसी पर रहते हैं, वो चलनशील नहीं होते हैं। और इसी कारण नर युग्मक अधिक मात्रा पर बनते हैं, क्योंकि इनको दूरी तय करनी है तो कठिनाइयां आएंगी तो बहुत सारे शुक्राणुओं का नाश होगा। इसलिए बहुत ही अत्यधिक मात्रा पर ये बनते हैं, ताकि कितने का नाश, अगर बहुत सारे शुक्राणु खत्म भी बीच में हो जाएं तो कुछ बहुत एटलीस्ट बचे रहें जो कि रिप्रोडक्शन को संपन्न कर सके। ठीक है, आगे बढ़े और देखते हैं एक नोट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2n से n का निर्माण होता है युग्मक में, लेकिन अगर मैं मोनेरा की बात करता हूं, फंजाई, शैवाल और ब्रायोफाइट्स की बात करता हूं, तो यहां पर क्या होता है? n से निर्माण होता है n का। ठीक है, यहाँ पर 2n में फॉर्म में नहीं पाए जाते, यहाँ पर केवल n में पाए जाते हैं, मतलब अगुणित अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये 2n मतलब द्विगुणित अवस्था, n मतलब अगुणित अवस्था। ठीक है, आगे बढ़े और युग्मकों के प्रकार को देखते हैं। अब देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि युग्मक का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब युग्मक का निर्माण हो चुका है भैया, तो कितने तरीके के युग्मक हो सकते हैं? तो युग्मक 3 तरीके के हो सकते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी। समयुग्मकी का नाम से ही सारी चीजें स्पष्ट करवाऊंगा मैं आपको। देखिए समयुग्मकी मतलब आकार और परिणाम में समान। कहने का क्या मतलब है सर? अगर सपोज दैट यहाँ पर मैं एक केवल समझाने के लिए डायग्राम ले रहा हूं, ठीक है, डायग्राम की कंपेयर किसी से मत कीजिएगा। डायग्राम मैंने लिया, ये एक डायग्राम है, ठीक है, और ये दूसरा डायग्राम है। ठीक है, ये नर का है और ये मादा का है। दोनों डायग्राम सेम है, दोनों का आकार सेम है, दोनों का परिणाम सेम है, मतलब ये समयुग्मिकी युग्मक है। ठीक है, समयुग्मिकी युग्मक जो होते हैं इनके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। ये किसके एग्जाम्पल हैं? समयुग्मिकी के हैं। अब मैं असमयुग्मिकी की बात करता हूं, मतलब यहां पर आकार तो समान है, ध्यान दीजिएगा बच्चा, आकार तो समान है लेकिन परिणाम यहां पर भिन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां पर अभी भी ये युग्मक यही युग्मक है, लेकिन परिणाम मतलब यही युग्मक थोड़ा सा इस तरह परिणाम में अलग हो गया। मतलब इसको हम क्या कह देंगे? असमयुग्मिकी। और असमयुग्मिकी किसमें पाया जाता है? क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी में देखने के लिए हमें मिलता है। अब विषमयुग्मिकी आ गया। देखिए समयुग्मिकी में आपने देखा आकार और परिणाम दोनों समान है, असमयुग्मिकी में आपने देखा आकार समान है लेकिन परिणाम अलग है। लेकिन विषमयुग्मिकी में क्या होगा? आकार और परिणाम दोनों इस समय क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। मतलब ये युग्मक ऐसे हो गया और ये युग्मक ऐसे हो गया। अब देखिए यहाँ पर आकार और परिणाम दोनों भिन्न है, मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया? विषमयुग्मिकी का हो गया, जो कि पाया जाता है कारा शैवाल, उडोगोनिया, मनुष्य और जंतु। जैसे आप हमारा देखते होंगे, मनुष्य का एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे शुक्राणुओं का आकार अलग है और अंडाणुओं का आकार अलग है, दोनों का परिणाम भी अलग है। विषमयुग्मिकी हमें पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चा समझा रहा हूं, बहुत ही चार्ट बेस पर लेकर चीजें मैं चल रहा हूं ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठे और शॉर्ट नोट्स आप बना सके। कभी भी आप रिवीजन करिए, कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाए। अब देखिए मैं निषेचन की बात करता हूं। निषेचन के पहले की घटना तो आपने देख लिया, युग्मक का निर्माण हो चुका है। अब होगा क्या? अगर युग्मक का निर्माण हो चुका है, सपोज दैट क्या थी? ये थी हमारी माता जी और ये थे हमारे क्या? पिताजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? युग्मक का निर्माण तो कर दिया, दोनों के n और n युग्मकों का निर्माण हो चुका है। अब बात ये आती है कि युग्मक मिलेंगे कब? मतलब यहां पर क्या हो रहा है? युग्म संलयन हो रहा है। युग्म संलयन कहां देखने के लिए मिलता है? निषेचन में देखने के लिए मिलता है। युग्मकों का संलयन होगा और युग्मकों के संलयन के जरिए 2n का निर्माण होगा, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट।
ठीक है। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, जाइगोट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में 3 तरीके के निषेचन हो सकते हैं, बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन और अनिषेक जनन। ठीक है, ये इनको हम थोड़ा सा देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो आइए पहले हम बात कर देंगे बाह्य निषेचन की। अब देखिए युग्मक संलयन संपन्न, अब देखिए युग्मक का संलयन कहां संपन्न होता है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा निषेचन हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए अधिकतम जलीय जीवों जैसे अधिकतम शैवाल हो गया, मछली हो गई, ठीक है, और यहां तक कि जल स्थल चल प्राणियों में युग्म संलयन जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। इस प्रकार के युग्मक को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाला निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्थलीय जीव की बात अगर हम करते हैं, फंजाई हो गया, उच्च श्रेणी के प्राणी हो गए, सरीसृप पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, और अधिकतम पादप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में क्या होता है, जो युग्म संलयन होता है वो शरीर के भीतर होता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं बच्चा, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। और इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। यहां पर होता क्या है, इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां नर युग्मक संलयित होता है। आपको डिटेल में पता होगा कि हमारा क्या होता है, जो मादा होती है उसके अंदर तो युग्मक का निर्माण, मतलब कि एग का निर्माण हो चुका है, अब हमारे शुक्राणु मादा में ट्रांसफर होंगे, यही चीज ये कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बिना निषेचन। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो निषेचन किसी प्रकार का उसमें नहीं पाया जा रहा, लेकिन प्लांट का निर्माण हो रहा है, मतलब संतति उसमें बन रही है, जैसे केले। अब केले में किसी प्रकार का निषेचन नहीं पाया जाता है, बिना निषेचन के निर्माण हो जाता है, ठीक है। तीनों चीज को आपने देखा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो एक बार और पढ़ लीजिए, कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बातें नहीं है, जो भी चीजें मैं आपको समझाता चला आ रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निषेचन की बाद की घटनाएं। अब आपने क्या देखा, 2n का निर्माण हो चुका है, मतलब जो शुक्राणु है वो अंडाणु तक पहुंच चुका है। मैं बार बार अपना एग्जांपल, मतलब मनुष्य का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप कनेक्ट पर कर पाएंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब ये जब शुक्राणु है और ये जो अंडाणु है, अब ये क्या हो चुके हैं, संलयित हो चुके हैं। तो 2n का निर्माण हो चुका है, मतलब जाइगोट का निर्माण हो चुका है। अब जरूरत है कि निषेचन के बाद की घटनाएं संपन्न हो, ठीक है। निषेचन के बाद की घटनाओं में होता क्या है, अगर मैं भ्रूणोद्भव की बात करता हूं, तो जो जाइगोट था, मतलब जाइगोट कौन था, 2n था, वो क्या करेगा, भ्रूण का निर्माण कर लेगा, ठीक है। अब बीजांड अगर होगा तो बीज का निर्माण कर लेगा, और जो अंडाशय है वो फल का निर्माण कर लेगा। भैया आप कहना क्या चाहते हैं, कहना मैं ये चाहता हूं बच्चा, जो जाइगोट है अब वो भ्रूण में परिवर्तित हो चुका है, जो बीजांड था वो बीज में परिवर्तित हो चुका है, और जो अंडाशय था वो फल में परिवर्तित हो चुका है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। क्यों होता है भैया, अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 2n है, अब ये 2n से पूरे प्राणी का निर्माण होना है, ठीक है। तो पहली बात, अगर पूरे प्राणी का निर्माण होना है तो जो सेल की नंबर है वो इंक्रीज होगी, सेल की नंबर बढ़ेगी, मतलब क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, ठीक है। और कोशिका विभाजन होगा तो विभेदीकरण भी होगा, ठीक है। तो मतलब कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदीकरण यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा पर देखने के लिए मिलता है। क्यों, क्योंकि पूरे बॉडी का निर्माण होना है 2n सेल से, ठीक है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण किसके द्वारा होता है, बीजांड के द्वारा होता है, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी के पॉइंट है मैं बहुत ही एज इट क्लियर करके चल रहा हूं, ताकि आपको सिंगल प्रॉब्लम कहीं पर ना हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, डाटा बेसिस पॉइंट है, ठीक है। कौन कौन से हैं, अगर मैं बांस की बात करता हूं तो बांस की प्रजाति बच्चा पूरे जीवन काल में मतलब 50 से 100 वर्षों में केवल एक बार पुष्प को पैदा करते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, डाटा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं नील कुरिंजी यानी कुरिंजी की, तो ये 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। और इसी ये कर्नाटका वगैरह, एक बार कर्नाटका में इसी की वजह से क्रांति आ गई, मतलब जहां आपने देखा यही प्लांट दिख रहे थे वहां पे, ठीक है। कुछ जंतु की अगर बात करूं, कुछ जंतु अंडा देते हैं जो पर्यावरण में सुरक्षित रहने के लिए, आपको पता है, कैल्शियम का कवच बनाते हैं। अगर आप बर्ड वगैरह में मतलब पक्षी वगैरह में अगर आप देखते होंगे तो उनके जो अंडे होते हैं, उनकी जो बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन बनी होती है, उनमें कैल्शियम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वो बाहरी वातावरण से अपने संतान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैंने अच्छी तरीके से क्लियर की है, सिंगल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इस चैप्टर को हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही डिटेल में हम सारे चैप्टर को कवर करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे।
छोड़ेंगे, सिंगल पॉइंट नहीं छूटेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते जाइएगा। हाँ, एक चीज और है, अगर इस चैप्टर का कुछ छूटा हो तो उसको ये मत सोचिएगा कि यार इसने छोड़ दिया। होता क्या है बच्चा, ये जो चैप्टर है वो अगले वाले चैप्टर से कनेक्ट करता है और बहुत ज्यादा लिंक करके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा पर दिया हुआ है, उसका बताना वाजिब नहीं है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट चैप्टर पर इसी चैप्टर को थोड़ा सा ऐड करूंगा, जो एक दो पॉइंट मेरे छूटे हुए हैं उसको मैं नेक्स्ट चैप्टर पर ऐड करके डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी बात बोलकर चले जाना मतलब अच्छी बात नहीं होती, वहां पर बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय। और हाँ, सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।